नमस्कार सभी को। साई बायोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यदि वीडियो मेरी आपको पसंद आती हैं तो निश्चित है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर भी करें, जिससे आपको जो फ़ायदा मिल रहा है वह अन्य साथियों को भी फ़ायदा मिले। तो आपको जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, ऊतक ऊतक की डेफिनेशन बताई थी, टिश्यू की डेफिनेशन बताई थी। एक ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू, यानी कोशिकाओं का एक समूह जो ओरिजन, उत्पत्ति और फंक्शन में सेम होता है, वह मिलकर एक समूह बनाता है। उस समूह को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बताया था। ऊतक मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब इसके प्रकार भी बताए गए थे, जैसे एपिथेलियल टिश्यू बताया था, उपकला ऊतक। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक बताया गया था। तीसरा आपको मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक बताया गया था। चौथा आपको मुख्य रूप से नर्वस टिश्यू यानी न्यूरल टिश्यू के रूप में, तंत्रिका तंत्र ऊतक के रूप में बताया गया था। तो सबसे पहला ऊतक जो है अपना एपिथेलियम ऊतक, जिसे उपकला ऊतक के नाम से जाना जाता है। ये जो ऊतक होता है, जंतु शरीर की यानी बॉडी की आउटर सरफेस, इनर सरफेस और फ्री सरफेस पर पाया जाता है। लिख दीजिए, एनिमल बॉडी की आउटर सरफेस यानी बाहरी सतह, इनर सरफेस यानी अंदर की सतह, और फ्री सरफेस यानी स्वतंत्र सतह पर पाया जाने वाला ऊतक या टिश्यू है। सीधे सीधे मुख्य रूप से बता दिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में मेरे द्वारा लिखा गया है कि आउटर सरफेस पर जो पाया जाता है, इनर सरफेस पर जो पाया जाता है, फ्री सरफेस पर मुख्य रूप से पाया जाता है, उसी टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम या उपकला ऊतक के नाम से जाना जाता है। रियूश नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? रियूश नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम इस ऊतक के बारे में मुख्य रूप से बताया था। इस ऊतक में नो इंटर सेलुलर स्पेस यानी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। नो ब्लड कैपिलरीज नहीं पाए जाते हैं। जब ब्लड कैपिलरीज नहीं पाए जाएंगे तो इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? ये न्यूट्रिशन लिम्फ से प्राप्त करते हैं। ये न्यूट्रिशन मुख्य रूप से कहां से लेते हैं? लिम्फ से डिफ्यूजन द्वारा प्राप्त करते हैं। ये लिम्फ से डिफ्यूजन द्वारा मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इस टिश्यू का ये फंक्शन क्या क्या मुख्य रूप से ये फंक्शन करेगा? इसका ओरिजिन कहां से होता है? ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म से ओरिजिन होता है। देखिए, इस पॉइंट को समझिए। एम्ब्रियो लेवल पर 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट लेयर होती है एक्टोडर्म यानी बाह्य चर्म, दूसरी लेयर होती है मीजोडर्म यानी मध्य चर्म, और तीसरी लेयर होती है एंडोडर्म यानी अंतः चर्म। इन तीनों ही जर्म लेयर से मुख्य रूप से इस एपिथेलियम टिश्यू की उत्पत्ति होती है। इस एपिथेलियम टिश्यू की मुख्य रूप से उत्पत्ति होती है। ये टिश्यू जो है क्या क्या फंक्शन करेगा? ये टिश्यू मुख्य रूप से क्या क्या फंक्शन करेगा? तो ये देखें, मुख्य रूप से देखिए, हाँ, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। अब बात होती है कि एक्टोडर्म से उत्पत्ति किसकी होगी, तो ये भी लिख दिया जाए। जो स्किन ऑफ एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस की स्किन का जो उत्पत्ति होती है वह एक्टोडर्म से होती है, ठीक है। मेजोडर्म से मुख्य रूप से जो उत्पत्ति होती है बॉडी कैविटी यानी कि इसको सीलोम कहा जाता है। आपको पता होगा, स्वाभाविक है, ये अपनी बॉडी कैविटी है, पूरे जो ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन पाए जाते हैं, तो इसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, सीलोम कहा जाता है। सीलोम की जो एपिडर्मिस है, बॉडी कैविटी की एपिडर्मिस है, इधर लिखूं कि एपिडर्मिस मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है, मेसोडर्म से मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। अब सबसे बड़ी बात बचती है कि एलिमेंट्री कैनाल, एसी जिसको कहा जाता है, ए मतलब एलिमेंट्री और सी मतलब कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल की एपिथेलियल का जो ओरिजिन होता है वह एंडोडर्म से होता है। किससे होता है, एंडोडर्म से होता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये जो टिश्यू है मुख्य रूप से तीनों जगह से उत्पन्न हो रहा है। देख लीजिए, स्किन ऑफ एपिडर्मिस एक्टोडर्म से, मेसोडर्म बॉडी कैविटी या सीलोम की जो एपिडर्मिस होती है, और एंडोडर्म। तो कहा जाता है कि एपिथेलियल टिश्यू की उत्पत्ति एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से ही मुख्य रूप से होती है। अब इसके मुख्य रूप से फंक्शन बताए जाएं। क्या फंक्शन, क्या कार्य करता है। सबसे पहली बात तो देखिए, फंक्शन देखिए, प्रोटेक्शन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। किसका कार्य, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन का मतलब क्या, प्रोटेक्ट करने का यह फंक्शन मुख्य रूप से इसके द्वारा किया जाता है। सीक्रेशन का फंक्शन इस टिश्यू के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। फिर आपका एब्जॉर्प्शन का फंक्शन इसके द्वारा किया जाता है। सेंसरी का फंक्शन यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। रीजनरेशन, क्या, रीजनरेशन यानी कि कोई अंग टूट फूट जाए तो उसकी उन कोशिकाओं की उत्पत्ति भी मुख्य रूप से इसके विभाजन के फलस्वरूप हो सकती है। तो कहा जाता है कि रीजनरेशन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहां कॉमा करके मैं लिख देता हूं। कंडक्शन का कार्य भी इसी टिश्यू के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। कंडक्शन का मतलब है कोई पदार्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य भी मुख्य रूप से इसी के द्वारा किया जाता है। फिर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट यानी कि गैमेट कौन कौन से होते हैं, स्पर्म और ओवा, इनका फॉर्मेशन भी मुख्य रूप से एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही किया जाता है। तो ये फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सेंसरी एंड रीजनरेशन एंड कंडक्शन, और गैमेट यानी स्पर्म और ओवा फॉर्मेशन इनके द्वारा किया जाता है। ये आपको मुख्य रूप से इनके कार्य है, इन टिश्यू के मुख्य रूप से फंक्शन है जो इस टिश्यू के द्वारा बेसिकली किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है, इसके बाद मुख्य रूप से आता है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं, बेसिकली आपकी जो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी की बुक है, इस एनसीईआरटी बुक में 2 टाइप्स बताए, लेकिन मैं बेसिकली इनको 3 टाइप्स में लेकर चलूंगा। क्या 3 टाइप्स में लेकर चलूंगा, है वास्तव में 2 ही टाइप है, लेकिन कुछ ऊतक जो हैं वो इस ऊतक की जो सेल्स हैं स्पेशल प्लेस पर, स्पेशल स्थान पर जाकर अपने आप को मॉडिफाइड करके कुछ डिफरेंट फंक्शन करने लगते हैं, इस वजह से इनको एक अलग से नाम दिया जाता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि विशेषीकृत उपकला ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो पहला कौन सा हुआ, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा मुख्य रूप से कौन सा हुआ, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हुआ। तीसरा मुख्य रूप से कौन सा होता है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू। आप मान के चलें 2 ही टाइप से एपिथेलियम और वो सॉरी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, लेकिन इन दोनों टिश्यू में से कुछ टिश्यू की सेल्स जो हैं वह स्पेशल फंक्शन करती हैं, यानी कुछ टिश्यू जो है वह स्पेशल टाइप के फंक्शन करते हैं। इस वजह से इसको तीसरे नंबर पर कौन कौन से स्थान पर ये करते हैं, इस वजह से इनको तीसरे नंबर पर ले जाया गया स्पेशलाइज्ड टिश्यू में मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए बच्चों सभी लोग जल्दी से जल्दी। फिर आप और हम लोग इसके टाइप्स पर देखिए,
एक चर्चा करेंगे। ले लिया, चलिए। देखिए, अब आती है टाइप्स। टाइप्स, तो टाइप्स को देखिए मैं किस प्रकार से बताने जा रहा हूं। नंबर एक जो टाइप है वह है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल ऑफ एपिथेलियम। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल। ठीक है, सिंपल को भी मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। सिंपल को भी डिवाइड किया गया है, तो ये देखा जाए कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक, स्क्वेमस स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट। सेकंड मुख्य रूप से कौन सा होता है, कॉल्यूमनर सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा मुख्य रूप से क्यूबॉइडल, और चौथा मुख्य रूप से सीलिएटेड, और पांचवा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड फाइड एपिथी। आपकी जो एनसीईआरटी में जो है, आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट 3 टाइप्स बताए गए हैं। आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए, तो नाम इनको कैसे जाना जाएगा। स्क्वेमस को सल्की कहा जाता है, कॉलमनर को स्तंभाकार कहा जाता है, क्यूबोडल को घनाकार कहा जाता है, और इसको पछाम भी कहा जाता है, और सीडो को कूट स्तरित उपकला ऊतक कहा जाता है। तो ये इसके प्रकार हैं। तो ये जो प्रकार, सिंपल का मतलब है कि सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती हो, सिंगल लेयर के रूप में मुख्य रूप से पाई जाती हो, उसके आधार पर टाइप्स दिया गया। क्या, सीधे सीधे एक चीज इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, उस एपिथेलियल टिश्यू में मैंने बोला था नो इंटरसेलुलर स्पेस। देख लीजिए, थोड़ा सा वही बताना था, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूं। जब ये जो टिश्यू है, इसमें मुख्य रूप से इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरसेलुलर स्पेस अवश्य होता है, लेकिन वह ना के बराबर होता है। इस प्रकार से सटा हुआ इनकी कोशिकाएं सटी हुई रहती हैं कि जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इस वजह से कह दिया जाता है नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो जब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो इनकी सेल्स कैसे जुड़ी होंगी आपस में। इनकी सेल्स कुछ विशेष प्रकार की मॉडिफिकेशन कर लेती है। जैसे एक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, दूसरे की ये है, तो कुछ स्थान पर माइक्रोब्लाई माइक्रोब्लाई बनाती है, कुछ स्थान पर क्या बनाती है, माइक्रोब्लाई बनाई माइक्रोविलाई बनाती है, सूक्ष्म अंकुर बनाती है, जिसके कारण ये मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी अवशोषण के सरफेस एरिया को बढ़ाने का ये कार्य करते हैं। कुछ स्थान पर देखिए,
एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं म्यूकोपेप्टाइड व कोलेजन फाइबर की बनी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सधी हुई रहती है। विशेष ध्यान दें, एपिथेलियल की सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सधी रहती है। यह बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वह मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड एवं कोलेजन फाइबर की बनी हुई मेम्ब्रेन पर मुख्य रूप से सधी रहती हैं। इनमें मुख्य रूप से जो फूली हुई स्ट्रक्चर कुछ स्थान पर ये किस प्रकार से आपस में मजबूती से सटी रहेंगी। देखिए, ये कुछ स्थान पर इस प्रकार से सटी हुई रहती हैं। ये देखिए, ये दो हैं, ये इस प्रकार से सटी हुई है। देखिए, इस जगह सटी हुई, जिनको क्या कहा जाता है? टाइट जंक्शन के द्वारा ये इनकी कोशिकाएं मजबूती से। फिर ये जो फूली हुई संरचना है इनको क्या कहा जाता है? डेस्मोसोम द्वारा ये सटी हुई रहती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इंटरडिजिटेशन के नाम से जाना जाता है। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इंटरडिजिटेशन के नाम से जाना जाता है। और कुछ स्थान पर एक साइड में फूली रहती है जिसको हेमीडेस्मोसोम कहा जाता है। इन विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से इनकी कोशिकाएं मजबूती से जुड़ी हुई रहती हैं, मुख्य रूप से जुड़ी हुई रहती। पहले नंबर की टाइट जंक्शन, ये देखिए टाइट एकदम इनकी कोशिकाएं आके इस प्लेस पर जुड़ गई हैं, जिसके कारण से यहाँ से आवागमन पदार्थों का नहीं होता है। ये डेस्मोसोम से मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार से साइटोप्लाज्म पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, जिसको टोनोफाइब्रिल्स कहा जाता है। एक तरीके से टोनोफाइब्रिल्स के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इनसे किस प्रकार से, देखिए, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये नजदीक आएंगी, देखिए इस प्रकार से यूं जुड़ गई, तो ये दोनों साइड में फूल जाती हैं, दोनों साइड में मुख्य रूप से बटन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। उनको डेस्मोसोम कहा जाता है। डेस्मोसोम पर टोनोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। फिर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपस में ये जुड़ गए, तो यूं मजबूती से मुख्य रूप से जुड़ जाती है। इन स्ट्रक्चर को इंटरडिजिटेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थान पर मुख्य रूप से कैसे पाए जाते हैं? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए नजदीक जा रही है, तो सिर्फ एक साइड की फूल जाती है, एक साइड की फूलती है, तो उसको क्या कह दिया? हेमीडेस्मोसोम। उसको क्या नाम दे दिया? हेमीडेस्मोसोम नाम दिया जाता है। हेमीडेस्मोसोम, हेमी का मतलब आधा, यानी कि यहाँ डेस्मोसोम था, एक साइड में स्वेलिंग होती तो उसको कह देते हेमीडेस्मो। कुछ स्थान पर मुख्य रूप से गैप जंक्शन के द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ये गैप जंक्शन, ठीक। तो इन संरचनाओं के माध्यम से ये जुड़ी हुई रहती है। विशेष तौर पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब उसके बाद आप और हम लोग टाइप पर आएंगे। विशेष ध्यान रखें, ये बीच में ही उसी से मैं बताना चाहिए था। क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से किसी प्रकार के इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। जब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते तो इनकी सेल्स इन विभिन्न टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, इंटरडिजिटेशन, हेमीडेस्मोसोम, गैप जंक्शन के माध्यम से ये मजबूती से सटी हुई रहती हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फोटो ले लीजिए। इसका नहीं, इसका भी ले लें, आ जाएगा, लेकिन टाइप्स में अभी मैं बताऊंगा। एक एक करके टाइप्स आएंगे। देखिए, आपको टाइप ले लिया। आपको टाइप्स में विशेष तौर पर याद क्या करना है, ये ध्यान रखें कि इनके नाम और एग्जाम्पल, इनके जो टाइप्स बताए गए वह आकार के आधार पर बताए गए कि कोशिकाओं के आकार किस प्रकार से हैं। ये मुख्य रूप से सिंगल लेयर्ड, ये भी सिंगल लेयर्ड, ये भी मुख्य रूप से सिंगल लेयर्ड के रूप में पाए जाते हैं। सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड, देखिए ये कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। मुख्य रूप से कैसी होती है? ये सिंगल लेयर्ड होती हैं। दूसरा, सेल्स इनकी कैसी होती है? फ्लैट एंड, यानी चपटी होती हैं। सेल्स कैसी होती है? फ्लैट एंड होती हैं, मुख्य रूप से चपटी होती है। एक लेयर पाई जाती है, एक लेयर
सेल्स उनकी कैसी होती है, मुख्य रूप से चपटी होती है। सेल्स कैसी होती है बच्चों, चपटी होती है, और इनकी बाउंड्री जो होती है वो इर्रेगुलर होती है। बाउंड्री कैसी होती है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर बाउंड्री से मतलब क्या है, देखिए डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार से ये टिश्यूज पाया जाता है। ये देखिए सल्क के आकार की, आपने देखा होगा कि टाइल्स मुख्य रूप से बिछाए जाते पुराने समय में, कलेजी जिनको बोला जाता था, उस प्रकार से मुख्य रूप से ये सेल्स पाए जाते हैं। या मछली की स्किन के ऊपर देखेंगे सल्क जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनकी बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज रेगुलर है, यानी कि बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, लेकिन इनकी जो पाई जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम की इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इर्रेगुलर शेप में होती है, इस वजह से इसको कहा गया स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी सरल सल्की उपकला ऊतक, यानी कि सरल सल्की उपकला ऊतक के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल तैयार करने हैं, क्या तैयार करने हैं, एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल मुख्य रूप से देख लीजिए कौन कौन से आए, विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे बच्चों आप, एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम्पल में क्या, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, बी का मतलब ब्लड, वी का मतलब वेसल्स, यानी रुधिर वाहिनियों की जो दीवार होती है वह इसी टिश्यू की बनी होती है। इसके अलावा एयर सैक, एयर सैक जो होते हैं वह मुख्य रूप से काय के बने होते हैं, इन्हीं टिश्यू के। एयर सैक ऑफ, पूरा लिख दो चलो, लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग्स मुख्य रूप से इन्हीं के बने होते हैं। पहली बात तो ये कौन सा टिश्यू चल रहा है, स्क्वेमस, पहला नंबर। अब इनके फंक्शन आपको जानना है, ये टिश्यू मुख्य रूप से क्या फंक्शन करेगा, तो फंक्शन करता है फॉर्मिंग ऑफ डिफ्यूजन, फॉर्मिंग ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्रीज, इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनसे डिफ्यूजन मुख्य रूप से क्रिया द्वारा विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है। तो ये मुख्य रूप से बताया जाता है सबसे पहले स्क्वेमस सरल सल की उपकला ऊतक। ले लीजिए इसका एक एक करके बता रहा हूं मैं, ले लीजिए इसका केवल स्क्रीनशॉट जल्दी से। पहला टिश्यू हुआ, क्लियर। अब देखिए दूसरा टिश्यू कौन सा होता है, दूसरा टिश्यू कौन सा होता है बच्चों, कॉल्यूमनर स्तंभाकार उपकला ऊतक। कौन सा होता है, कॉल्यूमनर स्तंभाकार, कॉल्यूमनर यानी स्तंभाकार उपकला ऊतक, कॉल्यूमनर यानी स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो सबसे पहले आप देखते हैं कॉल्यूमनर का मतलब क्या होता है। इस प्रकार की जो सेल्स होती है वह भी सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती हैं, और इनमें जो सेल्स होती हैं वह लंबी होती, सिलेंडर लाइक होती है। वह मुख्य रूप से कैसी होती है, लंबी होती है और सिलेंडर लाइक होती है। तो लंबी मैं बोल दूं, देखिए इस टिश्यू के बारे में चर्चा चल रही है अपनी, इनकी सेल्स टॉल यानी लंबी और सिलेंडर शेप में, सिलेंडर शेप में मुख्य रूप से पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, सेल्स लंबी होती है, सिलेंडर शेप में होती है। दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है कि सिंगल लेयर में व्यवस्थित होती है। किस रूप में मुख्य रूप से व्यवस्थित होती है, सिंगल लेयर में मुख्य रूप से व्यवस्थित होती है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, बेस में पाया जाता है, कोशिका के बेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बेस, यानी आधारी सतह पर मुख्य रूप से न्यूक्लियस इनका पाया जाता है। आधारी सतह पर इनका न्यूक्लियस मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इनके जो फंक्शन पढ़ा जाता है वह फंक्शन क्या है, मतलब इनके फंक्शन चलिए समझ लीजिए। देखिए फंक्शन के रूप में मुख्य रूप से बताया जाता है कि सीधे सीधे ये सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं। आपको एक भाषा में मैं बता दूं, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन किया जाता है, यानी कि श्रावण और अवशोषण का फंक्शन मुख्य रूप से इनके द्वारा किया जाता है। श्रावण और अवशोषण का फंक्शन इनके द्वारा बच्चों किया जाता है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये लाइनिंग ऑफ स्टमच, स्टमच एंड इंटेस्टाइन, लाइनिंग मतलब लेयर बनाते हैं,
क्या बनाते हैं? लेयर बनाते हैं। किसमें? स्टमच में यानी आमाशय में लेयर बनाते हैं और आंत में मुख्य रूप से ये लेयर बनाने का कार्य करते हैं। तो ये हुआ, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेल्स किस प्रकार से होती है, देखिए ये लंबी, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये बेस में मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी इस वजह से इनको क्या कहा गया? सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक के नाम से इनको जाना जाता है। यानी स्तंभ के आकार की कोशिकाएं होती हैं, स्तंभ के आकार की मुख्य रूप से कोशिकाएं होती हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पे, क्यूबॉइडल या घनाकार नंबर पर आते हैं। ले लिया, मिटाल दूं? चलिए, देखिए अब मुख्य रूप से अब जो आता है, देखिए कॉलमनर हो गया, घनाकार। तो घनाकार में मुख्य रूप से इनकी सेल्स वही सिंगल लेयर तो चल ही रहा है, क्या? सिंगल लेयर। दूसरा क्यूब शेप की होती है सेल्स। सेल्स इनकी किस शेप की होती है? क्यूब शेप। क्यूब शेप का मतलब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में मुख्य रूप से समान होती है। लंबाई लिख लीजिए, लंबाई मैं लिखूंगा नहीं यहां पर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो सेल्स होती हैं उस ऊतक को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? क्यूबॉइडल या घनाकार उपकला ऊतक के नाम से जाना जाता है विशेष तौर पर। एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड tubular part of nephron. Example, duct of gland and tubular part of nephron in kidney. किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो मुख्य रूप से वो काय की बनी होती है? क्यूबॉइडल घनाकार ऊतक की ही बनी होती है, यानी घनाकार ऊतक की ही बनी होती हैं। और जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि की जो नलिकाएं होती है वह मुख्य रूप से किसकी बनी होती है बच्चों? इसी की बनी होती हैं। विशेष ध्यान दें, इनका जो फंक्शन होगा वह फंक्शन सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, जैसे कि आपका अभी कॉलमनर में बताया था, कॉलमनर का फंक्शन बताया था सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का बताया गया। इसी प्रकार से मुख्य रूप से यह भी जो फंक्शन होता है, फंक्शन काय का करते हैं? फंक्शन सीक्रेशन यानी श्रावण, श्रावण, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? अवशोषण का कार्य करते हैं और श्रावण का कार्य मुख्य रूप से इनके द्वारा किया जाता है। विशेष तौर पर मुख्य रूप से ध्यान में रख लें। पीसीटी वाले भाग में क्या होता है, यहाँ यदि आप लिखना चाहें तो पीसीटी वाले भाग में इन पर की इनकी फ्री सरफेस पर माइक्रोब्लाई पाए जाते हैं। क्या? पीसीटी वाले भाग में फ्री सरफेस पर माइक्रोब्लाई क्या पाए जाते हैं बच्चों? माइक्रोब्लाई पाए जाते हैं जो अवशोषण का कार्य मुख्य रूप से करते हैं। तो इतना आपको क्या पढ़ना है? क्यूबॉइडल घनाकार उपकला ऊतक में। ले लीजिए इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी। अच्छा मैं हट जाऊं? हट गया, चलिए ले लिया। चलिए मिटाल दूं, एक एक बिल्कुल समझ में आ रहा है आपके? घन के आकार की सेल्स थी, घन के यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में मुख्य रूप से जो सेल्स पाई जाती स्थित होती हैं। अब आता है
सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है, आपकी एनसीईआरटी में मुख्य रूप से क्या लिखा गया है सीलिएटेड में, इफ द कॉल्यूमनर एंड क्यूबोइडल सेल्स, यदि कॉल्यूमनर और क्यूबोइडल सेल्स की फ्री सरफेस पर सीलिया पाए जाते हो, जब यदि कॉल्यूमनर और क्यूबोइडल सेल्स की फ्री सरफेस पर सीलिया पाए जाते हो, तब उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, सीलिएटेड या पछांबे उपकला ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो लिख दूं, चलिए, जब कॉल्यूमनर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स की फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट हो, तब उसको कहा जाता है सीलिएटेड या पछांबे उपकला ऊतक के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। और इसके मुख्य रूप से फंक्शन, मूव पार्टिकल्स ऑफ म्यूकस, मूव पार्टिकल्स और म्यूकस, यानी कि पार्टिकल्स को मूव कराते, गति प्रदान करती हैं, म्यूकस को गति प्रदान करते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखेंगे कि ये सीलिया जो कराते हैं वह एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मुख्य रूप से मूव कराते हैं। ये नहीं है चाहे किसी डायरेक्शन में मुख्य रूप से मूव कराने लगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव मुख्य रूप से कराते हैं। एग्जाम्पल आपकी फैलोपियन ट्यूब ले लें। क्या फैलोपियन ट्यूब में मुख्य रूप से जो ओवा है, ओवा को मुख्य रूप से किधर, यूटेरस की साइड में, या जाइगोट को यूटेरस की साइड में मुख्य रूप से धीरे धीरे मूव कराते हैं। तो क्या लिखा जाए, मतलब पहले फंक्शन बताया जाए। देखिए, मूव पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का मतलब कण हो गए, और म्यूकस, म्यूकस मतलब श्लेष्मा हो गया, इन ए स्पेसिफिक, आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल यही वर्ड लिखा हुआ, इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि एक विशिष्ट दिशा में ही मुख्य रूप से इन पार्टिकल और म्यूकस को मुख्य रूप से मूव्स कराने का कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, इनर surface of hollow organ, inner surface of hollow organ like bronchioles, bronchioles and fallopian ट्यूब। देखिए, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट है, ओवा है, इनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाएंगे। ब्रोंक्यूल्स में मुख्य रूप से जो म्यूकस होता है, उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मुख्य रूप से ये इनके सीलिया कार्य करते हैं। तो ये आपका होता है सीलिएटेड यानी पछाम। सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सरल सल्की सरल पछांबे उपकला ऊतक, सरल पछांबे उपकला ऊतक के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट बचता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कूट स्तरित उपकला ऊतक। देख लीजिए, ये वास्तव में है सिंगल लेयर्ड, लेकिन इनकी जो सेल्स होती हैं इस प्रकार से अरेंज रहती हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी लेयर के रूप में पाया जाता है, बहुत सारी लेयर के रूप में पाया जाता है। लेकिन वास्तव में इनकी सेल्स की व्यवस्था के कारण ऐसा प्रतीत होता है, अदरवाइज होती यह सिंगल लेयर ही है। इस वजह से प्रतीत हुआ, वास्तविक नहीं है। इस वजह से इनको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहा गया, यानी कि कूट स्तरित उपकला ऊतक के नाम से इनको जाना जाता है। पहले इसका डायग्राम जैसे मैं बता दूं, देखिए ये सेल्स हैं, चाहे क्यूबोइडल शेप स्तंभाकार हो यानी कॉलमनर शेप हो, ये देख लीजिए, ये इनकी सेल्स पर फ्री सरफेस पर क्या पाया जा रहा है, ये सीलिया पाए जा रहे हैं। इस वजह से इसको सीलिएटेड कहा गया। अब यदि
विशेष ध्यान रखें, ये कौन सी शेप, क्यूब शेप है, ये कौन सी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी है, इनकी बराबर है, तब इस पर सीलिया पाए जाते हैं। स्तंभाकार या घनाकार सेल्स की फ्री सरफेस पर जब सीलिया पाए जाते हैं तो उसी को सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये आपका सीलेटेड था। अब दूसरा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, पहले इसका आप वो ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, ले लिया, मैं डाल दूं, चलिए एक एक को आपके ऐसे दिमाग में मैं कर दूंगा कि बिल्कुल सही ढंग से समा जाए। तो थोड़ा ब्लैक हो गया है बोर्ड, इस वजह से मैं इसको कपड़े से साफ कर रहा हूं। देखिए अब आता है आपका कौन सा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड या कूट स्तरित उपकला ऊतक। पहले इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा। कूट स्तरित उपकला ऊतक क्यों कहा गया, ये वास्तव में सिंगल लेयर के रूप में ही पाया जाता है, लेकिन इनकी कोशिकाएं या जो सेल होती हैं वह इस प्रकार से अरेंज रहती हैं या व्यवस्थित रहती हैं कि वह ऐसा लगता है कि बहुत सारी लेयर हैं, बहुत सारी लेयर हैं। इस वजह से इस ऊतक को कूट स्तरित उपकला ऊतक या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो वही चीज, इनकी अनेक सेल्स टिश्यू के शीर्ष पर, देखिए इनकी अनेक सेल्स टिश्यू के शीर्ष पर इस प्रकार व्यवस्थित होती है। देखिए डायग्राम देखिए इसका, छोटे से डायग्राम के द्वारा ही मैं समझा रहा हूं। देखिए ठीक है, ये 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 तो इस प्रकार से व्यवस्थित है कि वास्तव में यह ऊतक ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लेयर के रूप में व्यवस्थित है वास्तव में, लेकिन है ये सिंगल लेयर ही है। किस प्रकार की, यह एक सिंगल लेयर ही मुख्य रूप से होती है, यह एक सिंगल लेयर ही होती है, ये विशेष ध्यान रखें आप। तो किस प्रकार से बताया जाता है कि ये सिंगल लेयर है, बच्चों आप ये समझ लें, इनकी जो अनेक सेल्स हैं टिश्यू के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाती हैं, पूरी की पूरी सेल्स जो है टिश्यू के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण इनका जो बेस है, बेस चौड़ा और अग्रभाग नुकीला लगता है। देखिए बेस मुख्य रूप से चौड़ा लग रहा है, बेस ये चौड़ा लग रहा है, ये देखिए ये, और शीर्ष भाग मुख्य रूप से कैसा, नुकीला प्रतीत होता है। लेकिन कुछ कोशिकाओं का ऊपरी वाला भाग जो है वह चौड़ा प्रतीत होगा और निचला भाग नुकीला प्रतीत होगा, लेकिन कुछ कोशिकाओं का निचला भाग चौड़ा प्रतीत होगा और ऊपरी भाग मुख्य रूप से नुकीला प्रतीत होता है। ये देखिए नुकीला प्रतीत हो रहा है। तो इस वजह से मुख्य रूप से इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि यह वास्तव में बहुत सारी लेयर के रूप में दिखाई देती है, लेकिन होती एक ही लेयर है, सिंगल लेयर के रूप में व्यवस्थित होती। इस वजह से इसको कूट स्तरित उपकला ऊतक कह दिया, यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड उपकला ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल आपको जानना है, क्या जानना बच्चों, एग्जाम्पल जानना है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, ट्रैकिया, एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों, ट्रैकिया, ट्रैकिया हुआ। दूसरा एग्जाम्पल नेजल कैविटी, लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, अभी तुरंत मिटल जाएगा। नेजल कैविटी मुख्य रूप से होता है। तीसरा मेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब होती है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव जो ट्यूब नर
प्रजनन नलिकाएं जो होती है वो मुख्य रूप से काय की बनी होती है, इसी की। दूसरा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण जिसको कहा जाता है, अधिवृषण की लेयर इनर इसी की मुख्य रूप से बनी होती है। इधर मेल, विशेष तौर पर ये वाला ध्यान जरूर रखना है, मेल यूरिथ्रा जो है वह इसी का बना होता है। ये मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया, किसके अंदर कर दिया बच्चों, ब्रैकेट के अंदर कर दिया। एवं फेरिंग्स एक्सट्रैक्टा ईटीसी। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो इस प्रकार से आपका पहला जो टिश्यू हुआ वह कौन सा हुआ, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू समाप्त होता है। लेकिन आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी एनसीईआरटी में इन्हीं 3 टाइप्स के रूप में दर्शाया गया है, और बाद में ये कह दिया है एक लाइन लिखकर कि जब कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल पर सीलिया पाए जाते हैं तो उसको सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ले लीजिए। अब मैं दूसरा नंबर बताने जा रहा हूं। कौन सा नंबर, दूसरा नंबर। तो ये पहला नंबर था, ये कौन सा नंबर था बच्चों, पहला नंबर था। अब दूसरा नंबर मैं बताने जा रहा हूं, देखिए। देखिए दूसरा जो नंबर है वह कंपाउंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल हिंदी में कहा जाता है संयुक्त उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इस प्रकार का टिश्यू, इस प्रकार का टिश्यू जो बहुत लेयर का बना होता है, जो बहुत सारी लेयर का बना होता है, उसी टिश्यू को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस सेल की, इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वह अनेक स्तरों की बनी होती हैं। तो लिख दूं पहले, इस टिश्यू की सेल्स अनेक स्तरों में पाई जाती हैं। इस टिश्यू की सेल्स अनेक स्तरों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, अनेक स्तरों में पाई जाती हैं। जो सबसे नीचे के स्तर होता है, देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस स्थान की ये जो सेल्स मैं बनाने जा रहा हूं, क्यूबॉइडल या स्तंभाकार सेल्स होंगी। सबसे आंतरिक स्तर, सबसे आंतरिक स्तर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, इनको जर्मिनेटिव या मेलपिगियन, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, इसको मैं इधर लिखना जा रहा हूं, मेलपिगियन लेयर के नाम से जाना जाता है। इस लेयर की जो सेल्स हैं, इस सबसे बड़ी विशेषता देखिए, जर्मिनेटिवम इसको क्यों कहा गया, जर्मिनेटिव लेयर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं वह विभाजित होती रहती है और ऊपर स्तर खिसकते चले जाते हैं, ऊपर स्तर मुख्य रूप से खिसकते चले जाते हैं। इस वजह से इस लेयर को जर्मिनेटिव लेयर के नाम से जाना जाता है, जर्मिनेटिव लेयर के नाम से जाना जाता है। इनकी सेल्स, विशेष ध्यान रखना, इनकी जो ये वाली सेल्स है वो सदैव डिवाइड होती हैं और ऊपर खिसकती हुई चली जाती हैं। जो सबसे ऊपरी जो स्तर बनाएंगी, देखिए ये सेल्स हैं, टिश्यू बन रहा है, ऊपर खिसकते चली जा रही हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर बनाएगी उस आधार पर यह मुख्य रूप से टिश्यू कई प्रकार का होता, उस आधार पर यह टिश्यू कई प्रकार का होता है। या पहले आप इनके एग्जांपल समझ, ये फंक्शन क्या करते हैं, यह ऊतक केमिकल और मैकेनिकल से प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है, यानी रासायनिक पदार्थों से प्रोटेक्ट करता है। रासायनिक पदार्थों के फलस्वरूप कुछ सेल्स टूट फूट गई, या यांत्रिकी के कारण या मैकेनिकल के कारण मुख्य रूप से सेल्स टूट फूट गई,
तो उनको मुख्य रूप से बनाए रखने का कार्य, यानी डिवाइड हो रही हैं तो मुख्य रूप से वो है इस स्तर को बनाए रखने का कार्य करती हैं। तो सीधे सीधे फंक्शन यह है ऊतक केमिकल एंड मैकेनिकल से प्रोटेक्शन करता है। यह ऊतक केमिकल और मैकेनिकली मुख्य रूप से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ये आपको ध्यान में रखना। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या ये एग्जाम्पल, दे कवर द ड्राई सरफेस, सूखी सरफेस कौन सी होती है, स्किन होती है क्या, स्किन पहला, दूसरी एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बीसी का मतलब क्या होता है बच्चों, बक्कल कैविटी। बीसी का मतलब क्या होता है, बक्कल कैविटी। इसके अलावा मुख्य रूप से फेरिंग्स है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यहां लिख दीजिए फेरिंग्स। इसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ ग्लैंड, क्या लिख दिया, डक्ट ऑफ ग्लैंड। अब उधर आ नहीं पा रहा, अब इधर ध्यान देना जरा। डक्ट ऑफ ग्लैंड को मैं क्लियर कर देता हूं, सलाइवरी ग्लैंड। चलिए सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। अब इस साइड में देखिए सीधे सीधे क्या लिखा है, एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, यही लिख दूं, एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। सीधे क्या लिखा, देखिए इस टिश्यू की सेल अनेक स्तरों में पाई जाती है, इस वजह से इसको संयुक्त उपकला ऊतक नाम दिया गया। एग्जाम्पल, ये क्या करती है, ड्राई सरफेस, जो स्किन की ड्राई सरफेस होती है उसको कवर करती है, और बक्कल कैविटी की जो मॉइस्ट सरफेस होती है उसको कवर करती है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक ग्लैंड की डक्ट पर मुख्य रूप से लाइनिंग करती हैं। पैंक्रियाटिक ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड पर मुख्य रूप से ये लाइनिंग या स्तर बनाए रखने का मुख्य रूप से कार्य करती हैं। जब ये सेल्स विभाजित होती हैं, धीरे धीरे ऊपर स्तर की शक्ति चली जाती है, तो सबसे ऊपरी लेयर के आधार पर, ऊपरी लेयर की कोशिकाओं के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। यह टिश्यू देखिए कौन कौन से प्रकार का होता है। नंबर 1, कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 3 क्या बताया जाता है, कंपाउंड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें कहीं कुछ नहीं, जब ऊपरी स्तर की कोशिकाओं की बाउंड्री इरेगुलर होती है, सल्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं, तो उस आधार पर नाम दे दिया कंपाउंड स्क्वेमस उपकला ऊतक। जब ऊपरी स्तर की कोशिकाएं मुख्य रूप से कैसी होंगी, क्यूब यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में समान होंगी, तो नाम दे दिया कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जब ऊपरी स्तर की कोशिकाएं स्तंभ के आकार की होंगी, यानी कि टॉल होंगी और सिलेंडर होंगी, उस आधार पर मुख्य रूप से नाम दे दिया इसको कंपाउंड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू नाम दे दिया जाता है। आपको इसमें जो याद करने लायक है, याद क्या कर सकते हैं, तो वह मैं चीज बता देता हूं। एग्जाम्पल याद कर लीजिए। देखिए स्क्वेमस का क्या एग्जाम्पल याद करेंगे, क्यूबॉइडल का क्या एग्जाम्पल याद करेंगे, और कॉल्यूमनर का मुख्य रूप से क्या एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो तीनों के एग्जाम्पल तो लिखिए, यहां बक्कल कैविटी, स्किन लिख दें और वेजाइना लिख दें, लाइनिंग, ठीक है। ये क्यूबॉइडल में मुख्य रूप से कौन से आ जाएंगे, आंख की कंजक्टिवा, आंख में जो कंजक्टिवा होता है उसको स्वेट ग्लैंड लिख दीजिए एग्जाम्पल में। और विशेष ध्यान रखना, फीमेल यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा में कूट स्तरित में बताया था,
तो यहाँ ये जो है वह मुख्य रूप से फीमेल यूरिथ्रा, इसको विशेष ध्यान रखना, फीमेल यूरिथ्रा को विशेष ध्यान, क्योंकि आपको मेल यूरिथ्रा मैंने बताया था कहाँ पर, स्यूडोस्टेटिफाइड में, स्यूडोस्टेटिफाइड में, और फीमेल यूरिथ्रा में मुख्य रूप से कौन सा, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा मेमेरी ग्लैंड की, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कॉलमनर के, देखिए तो कॉलमनर के एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है, लैरिंग्स, पैरोटिड ग्लैंड और डक्ट ऑफ मेमेरी ग्लैंड। चलिए हो गया कंप्लीट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। ये जो टिश्यू था, इस टिश्यू को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता था इस प्रकार से, नंबर एक स्ट्रेटिफाइड और नंबर दो ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड के ये तीन टाइप हैं, देखिए कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, इस प्रकार से ये तीन टाइप है। ट्रांजिशनल में मुख्य रूप से क्या है, ट्रांजिशनल में क्या है, केवल एक है कि विशेष ध्यान रख लें कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनकी आधारीय जनन स्तर ये वाली और ये जो लेयर है वह नहीं पाई जाती। ट्रांजिशनल में लिख दूं, मैं यही ट्रांजिशनल करेक्ट किए देता हूं जिससे एक साथ स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ट्रांजिशनल कंपाउंड, शॉर्ट में लिख दिया एपिथेलियल, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से क्या होती हैं, वो विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है, इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो ध्यान में रखनी है। देखिए आधारीय झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, आधारी झिल्ली एब्सेंट होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरा ये जो जर्मिनेटिव लेयर एब्सेंट, बस केवल ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है, इसमें ये पाई जाती है। देखिए बताइए, इसमें ये नहीं पाई जाती, बस इतना ध्यान में रखना है। तो ये कहाँ एग्जाम्पल मुख्य रूप से बताना पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल देखिए मूत्र थैली, मूत्र थैली को क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। विशेष तौर पर मैंने मुख्य रूप से कोशिश ये की है कि आपको एक एक चीज वहीं की वहीं बता दी जाए, आपको टेंशन ही ना हो। दूसरा यूटेरस की आंतरिक भित्ति, वॉल ऑफ यूटेरस, इनर वॉल ऑफ यूटेरस। चलिए ये मुख्य रूप से आपको क्या बता दिया, ये लीजिए ट्रांजिशनल। तो इस प्रकार से आपका कंपाउंड खत्म होता है। अब तीसरा नंबर मैंने जो बताया था स्पेशलाइज, कोई नंबर नहीं है तीसरा, मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ पब्लिकेशंस की बुक में, कुछ पब्लिकेशंस की बुक में क्या किया गया है कि ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो विशेष कार्य करता है, स्पेशल वर्क करता है, स्पेशल फंक्शन करता है, तो उनको ले जाकर अलग बिठा दिया, उनको ले जाकर अलग रख दिया, तो उसी को तीसरा नंबर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू नाम दिया गया, यानी कि विशेषीकृत उपकला ऊतक, यानी विशेषीकृत उपकला ऊतक नाम दिया जाता है। पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, मैं डाल दूं, चलिए तीसरा नंबर नहीं है, विशेष ध्यान रखना, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, उन्हीं में से कुछ सेल्स, उन्हीं ऊतक की कुछ सेल्स विशेष कार्य करने लगती हैं, इस वजह से उसको स्पेशलाइज या
विशेषीकृत एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना गया। तो कौन कौन से हैं? सेंसरी यानी कि सेंस को ग्रहण करने का कार्य करती हैं विशेष तौर पर, तो उनको कह दिया गया। आंख, नाक, जीभ, आंख, नाक, जीभ में मुख्य रूप से ये पाई जाती हैं। दूसरा पिगमेंटेड एपिथेलियल टिश्यू यानी कि इस प्रकार की कोशिकाएं जिनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उस आधार पर नाम दे दिया। तीसरा जर्मिनल टिश्यू यानी कि जो टेस्टिस और ओवरी में पाई जाती हैं, जो काय का कार्य करती हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन का कार्य करती है। इस वजह से जर्मिनल यानी स्पेशल कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, इस वजह से ये नाम दे दिया। तीसरा ग्लैंडुलर यानी कि जो कि मुख्य रूप से विभिन्न पदार्थों की श्रावण का कार्य करती है, इस वजह से इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू नाम दिया गया। तो विशेषीकृत तीसरा नंबर क्या नाम दिया जाए? स्पेशलाइज्ड क्या नाम दे दिया जाए? स्पेशलाइज्ड। क्या? अरे भाई स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। इसको क्यों? इनकी सेल्स स्पेशल फंक्शन करती हैं, इनकी सेल्स स्पेशल फंक्शन करती हैं, उस वजह से नाम दे दिया गया। तो कौन कौन सी सेल नाम दिए गए? सेंसरी। क्या नाम दिया गया? सेंसरी यानी संवेदी, संवेदनाओं को ग्रहण करेंगी उनको सेंसरी कह दिया गया। यानी अपने स्वाद की संवेदना जीभ, क्या जीभ, स्मेल की संवेदना यानी नाक में, सुनने की संवेदना यानी इंटरनल ईयर में, क्या इंटरनल ईयर में, और देखने की मुख्य रूप से यानी रेटिना में। तो ये उस जगह विशेष कार्य करती हैं, उस जगह विशेष कार्य करती हैं, इस वजह से इनको नाम दे दिया गया। किस प्रकार की होती है ये? स्तंभ के आकार की होती है, ऐसे। यहां से ये फाइबर निकले और ये मिलकर क्या बना दिए इन्होंने? नर्व। काय का निर्माण कर दिया? नर्व। ये स्तंभ के आकार की सेल्स है, इनकी फ्री सरफेस पर हेयर लाइक संरचना पाई जाती है, जिन्हें सेंसरी हेयर कहा जाता है। ये लीजिए, ये हो गया सेंसरी। अब यहां से मुख्य रूप से क्या होगा? ये स्पेशल है टेस्ट, ये आ रहा है केमिकल टेस्ट का, केमिकल ये आया, इनसे मुख्य रूप से टच हुआ, इनसे ये कहाँ आएंगे? इन नर्व में, और यहां से ये एक स्पेशल नर्व बना रही है। तो नर्व कहाँ जा रही है? अपने मुख्य रूप से मस्तिष्क वाले भाग में जा रही है, जहां से अपने को स्वाद प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक है कि एग्जाम्पल आप कर लीजिए, एग्जाम्पल। अंतःकरण, आंख की, रेटिना, मुख, ग्वा की, म्यूकस झिल्ली, देखिए कर लीजिए। सेंसरी देखिए, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर में मुख्य रूप से इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। रेटिना में इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, क्या? रेटिना में पाई जाती हैं। और टंग में इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा नोज, स्मेल, देखिए ये स्मेल की संवेदनाओं को ग्रहण करेंगी। ये सॉरी हाँ हाँ, टंग तो स्मेल की करेगी, स्मेल की टंग, और सॉरी टंग नहीं, नोज। और टंग काय की करेगी? टेस्ट की करेगी। काय की करेंगी? संवेदनाओं को ग्रहण, टेस्ट की मुख्य रूप से संवेदनाओं को ग्रहण करेंगी। ये देखने की संवेदनाओं को, ये सुनने की संवेदनाओं को ग्रहण करेंगी। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल स्पेशल कार्य कर रही है। इस वजह से इसको स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू के लिए रख दिया गया, जिससे आपको ये ध्यान रहे, इनको अलग उठा के रख दिया गया। ठीक, दूसरा देख लीजिए टाइप्स कौन सा होगा? पिगमेंटेड, यानी इनकी सेल्स में पिगमेंट पाए जाते हों। वर्णक, वर्णक कह दो, वर्णक पाए जाते हों। एग्जाम्पल, रेटिना के अधर तल पर, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, रेटिना के आधार या अधर तल पर, अधर तल पर।
ठीक है। तीसरा जो टाइप्स आता है बिल्कुल सिंपल है, इस वजह से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा जो टाइप आता है वह जर्मिनल, जर्मिनल यानी कि जनन, जनन ये टेस्टिस की सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? सेमिनिफेरस जो टिब्यूल्स होती हैं उनमें पाई जाती हैं। ये क्या कार्य करेंगी? यही लिखूं, स्पर्म फॉर्मेशन का, काय का निर्माण करेंगी? स्पर्म फॉर्मेशन का। इधर आपके ओवरी की इनर लेयर में बनाती हैं तो वो ओवा फॉर्मेशन का निर्माण करेंगी, यानी कि सीधे सीधे कह दो शॉर्ट में, गैमेट फॉर्मेशन को निर्माण करने वाले स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू को जर्मिनल स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। देखिए, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू एक इस प्रकार का स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू है जिनकी कोशिकाएं कुछ ना कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती हैं, कुछ ना कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती है। जैसे स्वेट ग्लैंड पसीने का स्रावण करती है, सिवेशियस ग्लैंड जो मुख्य रूप से सीबम का स्रावण करती है, मेमेरी जो ग्लैंड होती हैं वह दुग्ध का स्रावण करती हैं, लैक्राइमल जो ग्लैंड्स होती हैं वह मुख्य रूप से आंसुओं का स्रावण करती हैं, और एंजाइम और हार्मोन को स्रावण करने वाली भी मुख्य रूप से यही ग्लैंडुलर टिश्यू के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसको मैं मुख्य रूप से अलग से 3rd नंबर का पार्ट लेकर, यानी कि जो अगला पार्ट आएगा वो इसको लेकर मैं बनाऊंगा। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग से बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है और उसमें से क्या है, एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको मैं अलग पार्ट लेकर ग्लैंडुलर टिश्यू को समझाऊंगा। तो बच्चों, अब क्या निष्कर्ष निकला? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया गया। एपिथेलियल टिश्यू में एक बार 5 मिनट में मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार का टिश्यू जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इनकी कोशिकाएं टाइट जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम, डेस्मोसोम, गैप जंक्शन के माध्यम से आपस में सटी रहती है मजबूती से, उसी को कहा जाता है। ब्लड वेसल्स नहीं होती, यानी ब्लड कैपिलरीज, तो लिम्फ से मुख्य रूप से ये भोजन को प्राप्त करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये मुख्य रूप से क्या है, आउटर सरफेस, इनर सरफेस और फ्री सरफेस पर मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटेक्शन का कार्य करता है, सीक्रेशन का कार्य करता है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, कंडक्शन का मुख्य रूप से कार्य करता है, और गैमेट फॉर्मेशन का ये ऊतक कार्य करता है एपिथेलियल। फिर प्रकार आए थे, टाइप्स में मैंने क्या बताया था? सिंपल एपिथेलियम टाइप्स बताया था और कंपाउंड एपिथेलियम टाइप्स बताया था, 2 टाइप्स बताए थे। एक इन्हीं दोनों में से कुछ स्पेशल कार्य करने लगती हैं तो उस आधार पर स्पेशलाइज्ड टाइप बताए थे। फिर सिंपल में भी मुख्य रूप से टाइप्स आए थे, आकार के आधार पर। सिंपल में कौन कौन से टाइप्स आए थे सुन लीजिए। पहला स्क्वेमस, यानी सल्क के आकार की जब कोशिकाएं रहती हैं सिंगल लेयर में, फ्लैट एंड चपटी होती है, जिनकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है, उसको मुख्य रूप से कहा गया स्क्वेमस। क्यूबॉइडल, यानी कि जिनकी सेल्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो उसको वो क्यूब शेप में जब पाई जाती है उसको क्यूबॉइडल कह दिया गया। और जब सेल्स स्लेंडर और टॉल होती हैं तब स्तंभाकार उपकला ऊतक नाम दे दिया गया। ये नाम मुख्य रूप से जिन स्तंभाकार और घनाकार यानी कि कॉलम और क्यूबॉइडल सेल्स पर फ्री सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं उनको सीलेटेड कह दिया गया था। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड किसको कहा गया था? कि होती ये सिंगल लेयर है लेकिन लगती ऐसी है कि ये बहुत सारी लेयर में व्यवस्थित हैं, तो उस वजह से इनको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कह दिया गया। फिर आपका क्या आया भाई? कंपाउंड आया। कंपाउंड में मुख्य रूप से बहुत सारी स्तर पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकाएं बहुत सारे स्तर में व्यवस्थित होती है, उसको मुख्य रूप से कहा जाता है कंपाउंड। इनको 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग थे? एक तो स्ट्रेटिफाइड था, दूसरा ट्रांजिशनल था। स्ट्रेटिफाइड में बताया जाता है कि बेस के ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्य रूप से सेल्स पाई जाती है जो विभाजन करने वाली सेल्स होती हैं, इस वजह से इस स्तर को जर्मिनेटिव लेयर या मेल्पिगियन लेयर के नाम से जाना गया। क्लियर? ये
ये सेल्स विभाजित होकर ऊपर धीरे धीरे खिसकती चली जाती हैं। उसके सबसे ऊपरी लेयर के आकार के आधार पर भी इनके टाइप्स बता दिए गए। जब ऊपरी लेयर की जो सेल्स होती हैं उसमें सल्की हो, स्क्वेमस हो, तो उसको क्या कह दिया गया? कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि संयुक्त स्तरित सल्की उपकला ऊतक। जब क्यूब के शेप में होंगी तो क्यूब का नाम दे दिया जाएगा, जब क्यूबॉइडल कॉलमर शेप में होंगी तो उसका नाम दे दिया जाएगा। ठीक, ये 3 टाइप्स थे। फिर आता है आपका ट्रांजिशनल, इसी का दूसरा टाइप्स, कंपाउंड का दूसरा टाइप ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल में क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन और जर्मिनेटिव लेयर को अलग कर दो, वो नहीं पाई जाती हैं, वो नहीं पाई जाती, तो उसको क्या कह दिया? ट्रांजिशनल। उसमें एक एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे, फीमेल यूरिथ्रा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में ध्यान में रखेंगे, एग्जांपल मेल यूरिथ्रा। तो इस प्रकार से आपका ये एपिथेलियल टिश्यू बताया गया। फिर स्पेशलाइज्ड में आया। स्पेशलाइज्ड में मैंने क्या बताया? कुछ स्पेशल कार्य जो संवेदनाओं को, आउटर संवेदना यानी कि अपनी बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती हैं, ऐसी एपिथेलियल टिश्यू, उसको कह दिया गया सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि नाक में जो पाई जाती है वो स्मेल को ग्रहण करती है, जीभ पर पाई जाती होंगी वह टेस्ट को ग्रहण करती हैं, कान के अंदर पाई जाती है वो सुनने का ग्रहण मुख्य रूप से कार्य करती हैं। तो ये बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले। फिर मुख्य रूप से जनन उपकला ऊतक यानी कि जर्मिनल उपकल एपिथेलियल टिश्यू, जो गैमेट फॉर्मेशन का कार्य करती हैं। स्पेशल कार्य हैं ये, जो गैमेट फॉर्मेशन का कार्य करती हैं, तो इस वजह से उसको क्या कह दिया? स्पेशलाइज जनन एपिथेलियल ऊतक नाम दे दिया गया, ये नाम। और जो पिगमेंट है, जिनकी सेल्स में पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण कलर महसूस होता है, तो उनको पिगमेंटेड स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया नाम दे दिया गया। जो विशेष पदार्थ को स्रावित करती हैं, चाहे दूध को स्रावित करती हो, चाहे पसीने को स्रावित करती हो, चाहे तेलीय पदार्थ को स्रावित करती हो, चाहे आंसुओं को स्रावित करती हो, और चाहे एंजाइम को स्रावित करती हो, चाहे हार्मोन को स्रावित करती हो, उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहा। यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थ अपने शरीर में जो स्रावित होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वह सिर्फ एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन के फलस्वरूप जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, उसी के द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपका ग्लैंडुलर, जिसको मैं अलग पार्ट लेकर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होगा, मुश्किल से 15-20 मिनट का पार्ट होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट जरा।